हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग अगेन बात करेंगे फूड एडल्ट्रेशन के बीच में। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके के खाद्य पदार्थों को मिलाने की संभावना होती है हमारे जो फूड्स होते हैं उनमें, और उनसे क्या हमें स्वास्थ्य के लिए संकट हो सकते हैं या फिर क्या वो हमारी हेल्थ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम इसका परीक्षण करें, कि हम कैसे इसको चेक करें कि हमारे जो फूड है जो उसमें क्या क्या मिलाया गया है। इन चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए, वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा न करते हुए पॉइंट पर आते हैं। और मैं आपसे उससे पहले कहूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, इससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और अगर आपको अपनी टॉपिक वाइज और कोर्स वाइज तैयारी करनी है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस लिंक ऑन योर ग्रुप। चलिए आगे हम बात करते हैं कि खाद्य मिलावट को पता लगाने के क्या क्या निरीक्षण है। जैसे कि बहुत सारी खाद्य मिलावट होती हैं हमारे, चाहे वो सीरियल पल्सेस हों, चाहे वो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट हों, या फिर हमारा फैट एंड ऑयल्स हों। बहुत मतलब हमारी जितनी भी चीजें हमारे घर में कंज्यूम होती हैं उन सभी में किसी न किसी तरीके से मिलावट की जाती है। इस मिलावट को देखने के लिए हम देख सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ इमेज बनाई है कि अनाज और दालों में मिलावट को चेक करने के लिए, जैसे कि उसमें पत्थर के टुकड़े या फिर ऐसी कुछ चीजें हैं तो नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने हाथ में अपनी हथेली पर कुछ चावल के दाने रख लेंगे, जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं। फिर उसको आप पानी में डुबाएंगे, हथेली को उस पानी में जब डुबाएंगे इसको, तो आप देखेंगे कि जो पत्थर के टुकड़े हैं वो तो नीचे बैठ जाएंगे, लेकिन जो चावल है वो चावल आपके हथेली पर रह जाएगा, वो नीचे डूबेगा नहीं, या फिर वो फ्लोट करने लगेगा या फिर वो तैरने लगेगा। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि हमारे चावल में पत्थर मिलाए गए हैं या नहीं। ये परीक्षण आप कहेंगे कि हम आंख से देखकर भी कर सकते हैं, बट क्योंकि पीपल आर सो इंटेलिजेंट, वो इस तरीके से आपकी दाल चावल और इन सारी चीजों में मिलावट करते हैं कि आप पहचान नहीं सकते। अब आप आंखों से परीक्षण नहीं कर सकते, इसलिए आपको इस तरीके के परीक्षणों का प्रयोग करना पड़ता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि दालों में पीला रंग तो नहीं मिलाया गया है। जो मेटानिल येलो हम लोगों ने पिछली प्रीवियस वीडियो में बात की थी जिसके बारे में, उसको चेक करने का क्या तरीका है। उसको चेक करने का सबसे आसान तरीका है कि आप सबसे पहले, आपको जिस दाल पे थोड़ा संदेह है या फिर आपको लगता है कि हाँ इसमें मिलावट है, वो दाल 5 ग्राम ले लीजिए। 5 ग्राम दाल लेंगे और 5 ml वाटर लेंगे। फिर उसको 15 मिनट तक भीगने देंगे पानी में, दोनों को एक साथ छोड़ देंगे और हिलाते रहेंगे साथ में। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप इसमें कुछ बूंदे डालेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। और उसके बाद अगर ये पीला रंग आ जाता है इसमें आफ्टर 15 मिनट्स, जैसे इससे हमने हिलाते रहे हैं बार बार अपनी स्टिक से, और उसमें येलो कलर आ जाता है, तो ये मेटानिल येलो की मिलावट है, यानी कि कलर में एडिटिव कलर को मिलाया गया है, जो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमारी बॉडी में वो नेगेटिव इम्पैक्ट को और डेवलप करता है। इसीलिए हम इस टेस्ट के थ्रू पता लगा सकते हैं कि कहीं एडिट कलर तो इसमें नहीं मिलाया गया है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि चने की दाल या अन्य दालों में केसरी दाल की मिलावट तो नहीं की गई है। जैसा कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि केसरी दाल कितनी हार्मफुल होती है हमारी बॉडी के लिए। इसके कारण हमें एक रोग हो जाता है, लिथेरिस नामक रोग हो जाता है, और खाद्य मिलावट निषेध अधिनियम के अनुसार इसे निषेध भी किया गया है। मतलब इस दाल को यूज करने के लिए बिल्कुल मना किया गया है, क्योंकि इससे लेथेरिज्म नामक रोग हो जाता है। तो हम इसके टेस्ट के लिए क्या करेंगे, हम लेंगे दाल, उसको 15 मिनट के लिए भीगने देंगे 5 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालकर। फिर अगर उस दाल का येलो कलर हो जाता है, अगर उस दाल का येलो कलर हो जाता है तो उसमें केसरी दाल मिली हुई है। यानी कि हम इसमें टेस्ट के लिए क्या यूज कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो भी 5 ml, और साथ में दाल। यानी कि ये जो हमारा एक कंटेनर है इसमें हमने 5 ml पहले तो ले लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर उसी में हमने कुछ दाने दाल के डाल दिए हैं, 15 मिनट तक भीगने दिया है। अगर ये पीला हो जाएगा तो इसमें केसरी दाल की मिलावट है, अदरवाइज इसमें केसरी दाल की मिलावट नहीं है। आपको बेसिकली याद क्या रखना है कि किस चीज के लिए कौन सा जो केमिकल है वो यूज हो रहा है। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
इससे पहले हमने क्या किया था, इसमें भी हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज किया था। अनाज के लिए इसमें हमने सिंपली वाटर का और चावल का यूज किया है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अपने मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट के बारे में, यानी कि दूध और दुग्ध उत्पाद के बारे में। दूध में पानी को चेक करने का जो तरीका है, जो हमारा यूज होता है, वो है लैक्टोमीटर। ये आपको याद रखना है कि दूध में पानी को चेक करने का कि क्या मशीन है, या फिर किसके द्वारा चेक किया जाता है, या फिर किसके द्वारा वो निर्धारित माप देखी जाती है जिससे पता लगे कि इसमें पानी की मात्रा है या नहीं, तो वो है लैक्टोमीटर। फिर इसकी रीडिंग कितनी से कितनी तक नॉर्मल होती है, 1.030 से 1.034 तक अगर इसकी रीडिंग आती है तो आपके जो दूध है उसमें मिलावट नहीं की गई है। अगर इससे ऊपर नीचे आती है तो दूध में मिलावट है। और ये जांच जो है वो सिर्फ मोटे तौर के लिए काम आती है, क्योंकि उसमें हम सिर्फ वाटर की कंसिस्टेंसी को चेक करते हैं। अगर उसमें स्टार्च मिला दी है अगर किसी व्यक्ति ने, तो आप उसमें, क्योंकि वो गाढ़ा हो जाएगा दूध अगर स्टार्च मिली है, तो फिर लैक्टोमीटर की रीडिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं आएगी। तो ये सिर्फ ये चेक करने के लिए कि दूध में पानी कितना है। आप स्टार्च को चेक नहीं कर सकते लैक्टोमीटर के द्वारा। स्टार्च को चेक करने के लिए आपको आयोडीन की घोल की बूंदें चाहिए होंगी, जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है। इसमें हम क्या करते हैं कि दूध लेते हैं और दूध में कुछ बूंदें डालते हैं आयोडीन के घोल की। अगर दूध नीला हो जाता है, यानी कि दूध ब्लू कलर का हो रहा है, तो दूध में माड़ है। अगर दूध कॉफी जैसा है तो दूध शुद्ध है, यानी कि दूध पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, क्योंकि आयोडीन का कलर खुद में कॉफी जैसा होता है, तो वो उसमें ब्लू कलर नहीं दे रहा है, यानी कि वो शुद्ध है या फिर वो प्योर मिल्क है आपका। तो अगेन आपने दूध के माड़ के चेक के लिए आपने क्या लिया, आपने आयोडीन का घोल लिया। इस तरीके से आपको याद रखनी है बेसिक टर्म्स। जैसे इसमें है आयोडीन का घोल, यहाँ था लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर की रीडिंग कितनी होती है। यही छोटे छोटे क्वेश्चंस जो होते हैं वो आते हैं। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि ये कहाँ से आ गया, ये कैसे क्वेश्चंस आए हैं। तो हमें इन्हीं छोटे छोटे क्वेश्चंस को कवर अप करना है। फिर उसके बाद है फैट एंड ऑयल के बारे में बात हम करेंगे। जैसे कि हम शुद्ध घी में वनस्पति जो मिला दी जाती है उसको चेक करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे इसमें कि सबसे पहले एक ट्यूब लेंगे, एक चम्मच में पिघला हुआ घी मक्खन लेंगे, घी या मक्खन लेंगे। पहले हमने एक ट्यूब लिया, ट्यूब में हमने एक चम्मच पिघला हुआ मक्खन लिया। फिर जितना हमने मक्खन लिया है पिघला हुआ, उतना ही हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए। फिर उसमें 2 या 3 बूंद जो है वो फुरफुरल घोल की डालेंगे। फुरफुरल घोल भी मार्केट में अवेलेबल रहता है, वो आप ले सकते हैं अगर आपको अपने घर पर चेक करना है तो। और फिर से 1 मिनट तक हिलाएंगे। आप क्या करेंगे, इस तरीके से हमारी प्रोसेस चल रही है। सबसे पहले आप 1 चम्मच मक्खन लेंगे, फिर उसमें उतना ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे, 2 से 3 बूंद फुरफुरल घोल की डालेंगे। फिर उसके बाद में 1 मिनट तक इसे चलाएंगे, 5 मिनट तक। फिर उसके बाद हम इसे यूं ही छोड़ देंगे। अगर इसमें वनस्पति मिलाया गया है शुद्ध घी में, तो नीचे एक लेयर बन जाती है आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नीचे। इस जगह पर एक लेयर बन जाएगी दूध के ऊपर और क्लोरिक एसिड के नीचे, जो कि पीले रंग की होगी। अगर ये पीले रंग की हो जाएगी तो इसका मतलब इसमें वनस्पति मिलाया गया है। अगर ये पीले रंग की नहीं होती है लेयर, तो इसका मतलब दूध आपका जो शुद्ध घी है वो शुद्ध है। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है कि यदि एसिड के नीचे की परत का रंग पीला हो जाए तो वनस्पति मिला हुआ है, अदरवाइज उसमें वनस्पति नहीं मिला है। फिर हम चेक करते हैं कि वसा में माड़ के लिए किस चीज का यूज किया जाता है। वसा में माड़ के लिए, यानी कि फैट्स में आपको स्टार्च मिला देते हैं, तो उस स्टार्च से क्या होता है कि उसकी जो कंसिस्टेंसी ज्यादा हो जाती है, उसका भार बढ़ जाता है, उसका वेट बढ़ जाता है। उसको चेक करने के लिए हम आयोडीन का टेस्ट करते हैं। इससे पहले भी हमने मिल्क में भी स्टार्च चेकिंग के लिए क्या यूज किया था, आयोडीन। तो हमें इस चीज को याद रखना है कि स्टार्च की चेक करना है तो हमें आयोडीन की जरूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद है वनस्पति में सस्ते खाद्य तेलों का निरीक्षण करने के लिए धोने का सोडा, या फिर इसे धावन सोडा भी कहते हैं, उसका यूज किया जाता है।
वनस्पति में सस्ते खाद्य तेलों के लिए धावन सोडा यूज होता है। सरसों के तेल में उसमें सूरजमुखी का तेल तो नहीं मिलाया गया, उसको चेक करने के लिए नाइट्रिक एसिड का यूज होता है। प्लीज इन सारे ही टर्म्स को, इन सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर नोट डाउन कर लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में जरूर देखने को मिलते हैं। तो सरसों के तेल में नाइट्रिक एसिड, वनस्पति में धावन सोडा, वसा में मार चेक करने के लिए आयोडीन, ये सारी चीजें अपने पास नोट डाउन कीजिए। फिर उसके बाद है जो मेल प्रैक्टिसेस जो डीलर्स यूज करते हैं हमारे जो चीजें होती हैं हमारे उसमें ऐड करने के लिए, या फिर खाद्य विक्रेता जो दुराचार करते हैं, आचरण करते हैं हमारे फूड के साथ में, तो इसमें क्या करते हैं वो उसमें मिलावट कर देते हैं, यानी कि खाने में, भोजन में कुछ ऐसी चीजें मिला देते हैं जिनकी उसमें आवश्यकता नहीं है। दोषपूर्ण बांटों से मापते हैं, यानी कि जो उनकी जो वेट्स होते हैं वेइंग के लिए वो सही नहीं होते हैं। जैसे कि 1000 ग्राम्स की जगह पे वो 900 ग्राम्स का है, 950 ग्राम्स का है, तो इस तरीके से वो लोग गलत मापों का भी यूज करते हैं। इसलिए हमें चेक कर लेना चाहिए सब्जी वाले से, दूध वाले से, जिससे भी आप सब्जी सामान परचेज कर रहे हैं, कि उसके जो वेट्स हैं वो स्टैंडर्डाइज हैं या नहीं है। उसके बाद है अपूर्ण लेबलों से, मतलब क्या होता है कि आपने दाल का पैकेट लिया, उस पर लिखा तो हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग डेट, यूज बेस्ट बिफोर इतना, लेकिन उस पर उसको मेंशन नहीं किया गया है कि कब तक हमें इसको यूज करना है, बेस्ट बिफोर इसका कितने मंथ है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है और इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, इसका वेट कितना है नेट, उन्होंने मेंशन तो कर रखा है लेकिन उसके आगे उसको डिस्क्राइब नहीं किया है एग्जैक्टली उसकी क्वांटिटी कितनी है। तो ये अपूर्ण लेबल होते हैं जो वे लोग यूज करते हैं। फिर है झूठे विज्ञापनों से हमें बचना है, कि हम क्या करते हैं कि अपने टीवी पर, मोबाइल पर, जहां पर भी जैसे ही हम वो देखते हैं विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट, हम उससे आकर्षित हो जाते हैं कि हाँ अगर ये वाला हीरो ये चीज कह रहा है तो ये 100% ठीक होगी। ऐसा नहीं होता है, हमें उसको टेस्ट करना चाहिए। उस पर जो हमारे जो मार्क्स हैं, गवर्नमेंट ने जो मार्क बना दे रखे हैं हमें, जैसे एग्रीकल्चरल है, FAO है, ये सारे जो मार्क्स हैं, ISI है, ये सही से है या नहीं, उनका लेबल को वेल डिस्क्राइब किया गया है नहीं, उसके इंग्रेडिएंट्स को बताया गया है कि नहीं, हमें ये सारी चीजों की नॉलेज होना जरूरी है, तभी हम इन मेल प्रैक्टिसेस से बच सकते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि मानकीकरण, किस तरीके से हमारे जो भोज्य पदार्थ हैं उनको इस तरीके की मेल प्रैक्टिसेस से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने स्टैंडर्डाइजेशन का जो रूल है वो निकाला और उसको फॉलो करने के लिए कहा जाता है। हमारे जितने भी वर्ल्ड में जितने भी खाद्य मानक कार्यक्रम चलते हैं हमारे वर्ल्ड वाइड, उनको एक इंटरनेशनल कमीशन जो है जिसका नाम है एलमेंटनस का नाम से अंतर्राष्ट्रीय संहिता कमीशन है, ये आपको नाम याद रखना है, ये हमारा वर्ल्ड वाइड है, उसके द्वारा ये नियम निर्धारित किए जाते हैं और उसके बाद हर देश अपने अकॉर्डिंग उनमें थोड़े से चेंजेस करके, क्योंकि हर जगह का जो एनवायरमेंट है, जो क्लाइमेट है वो अलग अलग है और पीपल की लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो भी अलग अलग है, तो उसके बेसिस पे थोड़े मॉडिफिकेशन करके इन्हीं रूल्स को फॉलो किया जाता है। इसमें ये जो रूल्स हैं वो FAO और WHO के अंतर्गत चलाए जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि फूड स्टैंडर्डाइजेशन के रूल्स किस संस्था के अंतर्गत चलाए जाते हैं, तो आप बताएंगे FAO और WHO। FAO और WHO का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। प्लीज डोंट बी लेजी, आप इसके ऊपर सर्च कीजिए और अपने आंसर्स को लिखिए। अगर आप 2 वे कम्युनिकेशन करते हैं तो यू विल लाइक द वीडियोज एंड लर्निंग एज वेल, क्योंकि अगर आप सिर्फ सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और आप अपने जो थॉट्स हैं, अपनी जो नॉलेज है उसको शेयर नहीं करेंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कितना आता है, और आता भी है तो आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी होती है, चाहे आप किसी भी एज में हो, चाहे आप एक न्यू लर्नर हो फर्स्ट सेकंड क्लास के, चाहे आप एक क्लास को पढ़ाने जा रहे हैं, जब आपको अप्रिसिएशन मिलता है यू डू अ बेटर जॉब, आपको एक अंदर से एनर्जी मिलती है। सो प्लीज अपने कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस आपके जो भी होते हैं या फिर जो मैं क्वेश्चन करती हूँ उनके आंसर जरूर कमेंट किया कीजिए। फिर उसके बाद है आयोग का कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर निर्धारित करना है। ये जो आयोग होता है
जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। तो इसका जो काम है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो रूल्स हैं उसको लागू करना है। इसका जो उद्देश्य है या फिर इसका जो लक्ष्य है वो उपभोक्ता का स्वास्थ्य सुरक्षित रखना, यानी कि आपकी हेल्थ के लिए वो कोई भी चांस नहीं लेंगे या फिर वो कोई भी ऐसी ढील नहीं डालेंगे जिससे आपके हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। इस तरीके के वो रूल्स बनाते हैं। फिर उसके बाद है खाद्य व्यापार में सही प्रथाएं चलती रहें, यानी कि कोई भी मेल प्रैक्टिसेस यूज ना करे हमारी जो फूड बिजनेस है उसमें, कि कुछ भी मिलावट कर दी, कोई भी कितने भी नाप तौल करके दे दिया, कोई भी क्वालिटी का फूड किसी भी रेट में बेच दिया। तो इन सारी चीजों को बचाने के लिए ये स्टैंडर्डाइजेशन रूल्स बनाए जाते हैं। भारत में वर्तमान खाद्य मानक अंतर्राष्ट्रीय नियमों पर आधारित है, यानी कि जो हमारे यहाँ जो रूल्स फॉलो होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों पर आधारित होते हैं। जो कि मैंने अभी आपसे कहा था कि ये जो रूल्स होते हैं ये वर्ल्ड वाइड यूज होते हैं, बट सर्टेन चेंजेस कर लिए जाते हैं। जैसे कि खाद्य मिलावट निषेध अधिनियम, ये हमारा इसी अधिनियम से लिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं फल उत्पादक आदेश, जो हमारा FAO है, ये भी हमारा इसी के अंतर्गत आता है। हमारा एगमार्क आता है, भारतीय मानकीकरण संस्था के निर्धारित स्तर, ये भी अंतर्राष्ट्रीय नियमों के आधार पर ही हमारे देश में चलाए जाते हैं या फिर उन्हीं से लिए गए हैं या फिर मॉडिफिकेशन करके यूज किए जा रहे हैं। मानकीकरण यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन करते समय 3 मेन पॉइंट्स को फोकस किया जाता है। हम जैसे किसी भी चीज का स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं, जैसे कि स्टैंडर्डाइजेशन हो रहा है कि जैम में 45% फ्रूट्स और 55% शुगर होनी चाहिए। अब ये जो स्टैंडर्डाइजेशन है इसको करने के लिए हम 3 बेसिक चीजों को फॉलो करते हैं। पहला है रासायनिक, यानी कि उसके केमिकल स्ट्रक्चर, फिर है जैविक स्ट्रक्चर, उसके बाद है स्थल सर्वेक्षण, यानी कि जो हमारा ग्राउंड लेवल पर जो सर्वे होता है कि उसमें क्या क्या चीजें ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जो हमारी जो जनता है उसको क्या चाहिए और उसके हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो रिसर्चेस होती हैं। इन 3 चीजों को इसमें इंक्लूड किया जाता है। इसी तरीके से मार्गरीन में कम से कम 80% फैट होना चाहिए। इस तरीके के फैक्ट्स कुछ आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जैम में फ्रूट्स का परसेंटेज और शुगर का परसेंटेज कितना होता है, मार्गरीन में फैट का परसेंटेज कितना होता है, और ये सारी चीजें किस बेसिस पर, किस आधार पर ये जो स्टैंडर्डाइजेशन के रूल्स हैं वो ये अध्ययन है वो किए जाते हैं। तो वो है रासायनिक यानी कि केमिकल, जैविक यानी कि बायोलॉजिकल, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, फिर उसके बाद है स्थल सर्वेक्षण यानी कि ग्राउंड लेवल आपके रिसर्च के बेसिस पर। फिर उसके बाद हम बात करते हैं FAO के बारे में। FAO का फुल फॉर्म है फल उत्पादन आदेश। फल उत्पादन आदेश में सरकार के द्वारा भारत सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 1946 में यानी कि 1946 में इसको लागू किया गया था। इसको उसके बाद 1955 में आवश्यक पदार्थ अधिनियम बनाया गया, इसके अंतर्गत एक ऐड किया गया। फिर उसके बाद इसमें जो चेंजेस भी हुए हैं कुछ, उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। FAO जो है वो हमारी जितनी भी फल और सब्जियां हैं उनकी गुणवत्ता को कि जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करवाने के लिए बनाया गया है। FAO में ये होता है कि आपको कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स बना दिए जाते हैं, उनको फॉलो करना ही होता है, जिसके थ्रू हम अपनी जो वेजिटेबल्स हैं, अपने जो फ्रूट्स हैं, उनको बिना किसी भी मतलब हार्मफुल इम्पैक्ट के बॉडी पर उनको कंज्यूम कर सकते हैं। कि जैसे उसमें सैक्रिन का जो इंजेक्शन लगा दिया जाता है, जो कि मैंने आपने पिछली वीडियो में बताया था मैंने, एप्पल को और मीठा करने के लिए या फिर उसको जल्दी से ग्रो करने के लिए उसमें इंजेक्शंस लगा दिए जाते हैं। तो इस तरीके की जो मेल प्रैक्टिसेस है उनको रोकने के लिए FAO का निर्माण किया गया था। इसमें धारा 111 यानी कि 111 के अंतर्गत संशोधन किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि FAO के अंतर्गत अगर हमें संशोधन करना है यानी कि हमें अमेंडमेंट करना है किसी रूल में, तो वो किस धारा के अंतर्गत होगा, वो होगा 111 के अंतर्गत। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें जो है वो पैकिंग और लेबल्स के नियम को बनाया जाता है, यानी कि पैकिंग किस तरीके की होगी फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, और उनके ऊपर लेबल
में क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा, क्या क्या इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। हमारे इंडिया में हम क्या करते हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स यूज करते हैं, लेकिन अब जो है वो टोमेटो प्यूरी है या फिर हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट हो, इस तरीके की चीजें पैक्ड आने लगी हैं। और फॉरेन में जो है ये सारी ही चीजें पैक्ड आती हैं, आपको फ्रेश वेजिटेबल्स कम देखने को मिलेंगी। यू जस्ट नीड टू ओपन द टिन एंड यू कैन कंज्यूम इट। इस तरीके के फूड्स अवेलेबल होते हैं। तो FAO के जो रूल हैं वो इन्हीं चीजों पर है, यानी कि पैक्ड और लेवल्ड चीजों पर यूज किए जाते हैं। इसमें हम आगे अब बात करेंगे एगमार्क के बारे में। एगमार्क जो है वो भौतिक, रासायनिक गुण व अन्य गुणों के ध्यान में इसमें भौतिक और रासायनिक गुणों का ध्यान रखा जाता है, यानी कि एगमार्क के अंदर देखा जाता है जो फूड है उसकी फिजिकल और केमिकल जो क्वालिटी है वो खराब न की जाए। इसमें हम खाद्य तेल, मक्खन, घी, अंडे, मसाले, इन सारी चीजों को इंक्लूड करते हैं, यानी कि सारी ही हमारी जो फूड एडिटिव चीज होती है जिनको हम खा सकते हैं उसको एगमार्क में यूज करते हैं। और उसके बाद है उपभोक्ता इन चिन्हों के द्वारा ये आश्वस्त हो जाता है कि ये चीजें प्योर हैं, इनको हम कंज्यूम कर सकते हैं। मतलब एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है जब हम सच काइंड ऑफ जब हम ये मार्क्स देखते हैं अपने फूड पर, लेवल्स देखते हैं, तो हमें पता चल जाता है, हमें एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। इससे जो बिक्री है और उसकी सही बांट का नाप, वजन, गिनती की गारंटी हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट इस चीज को फॉलो करती है। जब आपको ये मार्क दिया जाता है तो आपको पहले, मतलब आप जब उनके नियमों पर खरे उतरते हैं तभी ये मार्क आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरीके से हम एगमार्क के थ्रू, FAO के थ्रू या फिर ISI के थ्रू अपने फूड पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ISI को 1952 में प्रमाण चिन्ह अधिनियम, यानी कि 1952 में इसको चलाया गया, तब इसे लागू किया गया। इसको आपको इसकी डेट याद रखनी है, 1952 में इसको प्रमाण चिन्ह अधिनियम के अंतर्गत चलाया गया। उस माल की श्रेष्ठता और निर्धारित गुणवत्ता की गारंटी के लिए, मतलब कोई भी, जैसे आपके कुकर्स होते हैं, आपके जो अप्लायंसेस होते हैं उन पर ISI मार्क होता है। इन चीजों की ये जो श्रेष्ठता और गुणवत्ता होती है, इनको देखने के लिए जो हमारे संस्थाएं होती हैं, जो निर्माता होते हैं, वो ISI के अधिकारी माल के उत्पादन या तैयारी के समय इसका निरीक्षण करते हैं। जब ये इनको लगता है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है और प्रमाणिक माल है, तभी इस पर ये चिन्ह लगाया जाता है और तभी उनको ये चिन्ह प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरीके से हमारी गवर्नमेंट जो आम जनता है उसके साथ मैल प्रैक्टिसेस ना हो, उनको ठगा ना जाए, उनको बेवकूफ ना बनाया जाए, इसके लिए डिफरेंट अपने रूल्स निकालती है और बहुत सारे अपने संस्थाएं बना रखी हैं, जो कि हमारे इंडिया में जो WHO और FAO के द्वारा है, उनके द्वारा गवर्न होती हैं और हमारी जनता को इन सारी मेल प्रैक्टिसेस से बचाया जाता है। इस तरीके से आज हमने कंप्लीट किया है अपना ये वाला टॉपिक, जिसमें हमने फूड एडल्ट्रेशन यानी कि खाद्य मिलावट के बारे में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। टॉपिक्स काफी इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट है। करंट जो हमारे पास सिलेबस अवेलेबल है, हम उसी के बेसिस पर अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अभी आप प्लीज इसका वेट न करें कि नोटिफिकेशन आए, उसके बाद हमारा सिलेबस आए और तब हम तैयारी शुरू करें अभी से, क्योंकि होम साइंस इज होम साइंस। चाहे आप उसे LT ग्रेड के लिए पढ़ लीजिए, चाहे आप UP TGT PGT के लिए पढ़ लीजिए, चाहे आप आर्मी पब्लिक स्कूल की TGT PGT के लिए पढ़ लीजिए, कोर्स सेम रहता है। क्वेश्चन आपका वही आएगा कि आपके मुंह में कितने दांत होते हैं, हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, उसका ना ही तो क्वेश्चन बदलेगा और ना ही आंसर्स बदलेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि उसकी डेप्थनेस कितनी आ जाए, उसको कितनी और ट्विस्ट करके पूछा जा रहा है, या फिर और क्वेश्चन को कितनी अच्छी तरीके से पूछा जा रहा है। इसके अलावा आपसे कुछ फैक्ट्स नहीं चेंज होते हैं। तो इन फैक्ट्स को लर्न करने के लिए और अपनी पढ़ाई को मोटिवेटेड रखने के लिए और फोकस्ड रखने के लिए मेरे चैनल से बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।